नमस्कार, मैं जनमक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से राजस्थान में राजनीतिक रार चल रही थी, उसके बाद बार बार अशोक गहलोत अपनी कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराकर राज्यपाल के पास भेज रहे थे। राज्यपाल उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाकर, सवाल उठाकर उसको वापस दे रहे थे। आज खबर यह है कि राज्यपाल ने 14 अगस्त को सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी है। अब इस पूरे मामले के पीछे वजह यह है कि इस 3 बार प्रस्ताव को वापस भेजने के बाद अशोक गहलोत घुटनों पर आ गए थे और उन्होंने राज्यपाल की उस बात को मान लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कम से कम 21 दिन का नोटिस होना चाहिए विधायकों के लिए सत्र बुलाने के बीच में। और इसको लेकर जब तीसरी बार प्रस्ताव वापस किया गया तो कांग्रेस ने घुटने टेकते हुए राज्यपाल की बात को मान लिया और चौथी बार प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें यह कहा गया कि पहला प्रस्ताव 23 जुलाई को भेजा गया था, इसलिए 14 अगस्त को 21 दिन पूरे हो रहे हैं और इस तरीके से राज्यपाल की बात सरकार ने मान ली है। अतः 14 अगस्त को सत्र बुला लिया जाए, जिसको लेकर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। और उन्होंने ये भी कहा कि इंटरव्यू लिया तो उसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने यह भी कहा कि सत्र तो बुलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक अशोक गहलोत ये नहीं बता पाए हैं कि सत्र क्यों बुलाया जा रहा है और क्या वो इसमें विश्वास मत का प्रस्ताव रखेंगे। ये जो मुद्दा है, विश्वास मत का प्रस्ताव रखेंगे या नहीं, देखने में छोटा लग रहा है और मीडिया चैनल इसको छोटा बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात पर राजी नहीं थी कि अगर वो विश्वास मत का प्रस्ताव रखने को लेकर विधानसभा सत्र बुलाएगी तो निश्चित तौर पर राज्य के अंदर धारा 356 को प्रयोग करते हुए राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। और यही डर था जिसकी वजह से बार बार राज्यपाल के पूछे जाने के बावजूद अशोक गहलोत और पूरी की पूरी कांग्रेस इस बात को मानने को राजी नहीं थी कि वो विधानसभा सत्र इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि वो विश्वास मत का प्रस्ताव लाना चाहते हैं। दरअसल ये कानूनी पेचीदगियां थी, लेकिन कुछ कम बुद्धि वाले या संविधान की ज्यादा जानकारी न रखने वाले पत्रकार और कुछ चैनल इस बात को राज्यपाल के ऊपर सवाल उठाने का मुद्दा बना रहे थे। लेकिन राज्यपाल जिस वजह से बार बार ये पूछ रहे थे वो असली वजह यही थी कि अगर कोई सरकार कहती है कि हमारे पास विश्वास नहीं है, विश्वास मत नहीं है और हम इसका परीक्षण करना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि वो सदन में अपना विश्वास मत खो चुकी है और ये एक कारण हो सकता है राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का। इसी वजह से राज्यपाल के 3 बार प्रस्ताव वापस भेजने के बावजूद कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकारने के लिए राजी नहीं थी कि वो विश्वास मत का प्रस्ताव लेकर आ रही है। बाद में कांग्रेस ने ये कहा कि ये तो एडवाइजरी कमेटी सुनिश्चित करेगी कि विश्वास मत आएगा या नहीं, यानी कि अब कांग्रेस पार्टी अपरोक्ष रूप से इस मामले में विश्वास मत लेकर आएगी, घोषित रूप से नहीं ला सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो राज्यपाल स्वतंत्र हो जाते और वो राष्ट्रपति शासन लगा देते। हालांकि इससे पहले जो घटनाक्रम हुआ था, कल इसी घटनाक्रम के तहत जब तीसरी बार राज्यपाल ने ऑब्जेक्शन के साथ में विश्वास मत के जो सदन के विशेष सत्र के प्रस्ताव को ठुकराया था, उसके बाद अशोक गहलोत ने कहा था कि राज्यपाल का तीसरी बार प्रेम पत्र आ गया है, अब मैं उसे जानकर और मिलकर पता करूंगा कि वो असल में चाहते क्या है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे अशोक गहलोत। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने तो कल ये भी लिख दिया था कि राज्यपाल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। गेट वेल सून गवर्नर करके उन्होंने कल एक अभियान चलाया था और ये कहने की कोशिश की थी कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर संविधान को गलत तरीके से व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जब ये खबर आई कि राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है तो उसके बाद इस राज से भी पर्दा उठ गया कि राज्यपाल ने क्यों मंजूरी दी और उसके लिए आखिर में हार किसकी हुई। दरअसल जिस तरीके से जिद पर अड़े थे अशोक गहलोत और उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट और साथ ही साथ केंद्रीय उनकी आला कमान भी जिद पर अड़ी थी, उस जिद को तोड़ने का काम किया राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने। उन्होंने स्पष्ट तौर पर उन्हें घुटनों पर मजबूर कर दिया और उन्हें वो बात माननी पड़ी जिसकी मांग राज्यपाल कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को 21 दिन के नोटिस की बात माननी पड़ी और अब जो पहला प्रस्ताव इन्होंने भेजा था उससे लेकर 14 अगस्त के बीच में 21 दिन का जो पीरियड है वो पूरा हो रहा है। साथ ही साथ राज्यपाल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोरोना की जो सोशल डिस्टेंसिंग की प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन किया जाना चाहिए और साथ ही साथ सभी विधायकों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। इससे पहले कल
सीपी जोशी जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भी राज्यपाल से मिले थे और उन्होंने भी राज्यपाल से ये रिक्वेस्ट की थी कि किसी तरीके से आप सत्र बुलाने पर राजी हो जाइए और अगर 23 तारीख से लेकर 14 अगस्त तक के 21 दिन पूरे हो सकते हैं तो ये सुझाव भी सीपी जोशी की तरफ से दिया गया था। यानी कि कांग्रेस जो अब तक राजभवन घेरने की धमकियां देती आई थी, जो पूरे देश में एक अभियान चलाने की धमकियां देती आई थी, बाद में कांग्रेस मजबूर होकर राज्यपाल के सामने गिड़गिड़ाई और उनकी शर्तों को मानते हुए अब विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राजी हो गई है। इसको लेकर सचिन पायलट खेमे से भी खबर आई कि उनके विधायकों ने भी कहा है कि वो भी विधानसभा सत्र में हिस्सा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज़ इस पूरे मामले में सामने आ रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को तूल देने की कोशिश की, राज्यपाल को दबाव में लेने की कोशिश की और बाद में कोर्ट और राज्यपाल के बीच में जो खेल खेलते रहे, वो एक बार फिर उसी खेल में एक नया मोड़ आया है। सीपी जोशी जिन्होंने अपनी एक विशेष अनुमति याचिका यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन को पहले वापस ले लिया था अपनी हार को देखते हुए, लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने खेल खेलने की कोशिश की है और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन डाल दी गई है और ये फिर से राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ डाली गई है जिसमें स्पीकर को यथास्थिति बनाए रखने और अयोग्यता के नोटिस पर कोई कार्रवाई न करने का सुझाव दिया गया था। सुझाव शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कोर्ट की भाषा में सुझाव ही शब्द था और इसी को लेकर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा बनाया था जब जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये बार बार पूछा था कि क्या केवल एक शब्द से आपको आपत्ति है और शब्द से आपत्ति है तो उसको दूसरी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है। कोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता है संवैधानिक प्रावधानों के तहत, लेकिन सुझाव दे सकता है, जो सुझाव राजस्थान हाई कोर्ट ने दिए थे और उसके पीछे संवैधानिक कारण ही थे। तो अब स्थिति ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि 14 अगस्त तक के लिए राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू नहीं होगा, लेकिन 14 अगस्त के बाद में ये सत्र शुरू हो सकता है और उस सत्र को लेकर अब कांग्रेस अपने नए तरीके से अपने मोहरे फिट करने में लगी हुई है। कांग्रेस ये चाहती है कि इस दौरान जिस तरीके की जो अब तक उठापटक चली है राजस्थान में, उसमें वो अपने बहुमत को सिद्ध कर पाने में कामयाब हो जाए और इसके लिए वो सीधे तौर पर बहुमत का प्रस्ताव नहीं लेकर आएंगे बल्कि कोई ऐसा विधेयक लेकर आएंगे जिसको पास करने के लिए बहुमत की जरूरत हो और अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है, विप के द्वारा दबाव में आकर जो सचिन पायलट गुट के विधायक हैं उनके पक्ष में मतदान कर देते हैं तो वो निश्चित तौर पर इसको विश्वास मत के तौर पर लेंगे और दूसरी तरफ फिर वो विश्वास मत की बात भी कर सकते हैं किसी बहाने से और इस तरीके से 6 महीने तक के लिए फिर विधानसभा के अंदर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा, जिसकी कोशिशों में अशोक गहलोत तभी से लगे हुए हैं जब से सचिन पायलट और उनके गुट के 18 विधायक उनसे अलग होकर खुलकर उनसे सवाल करने लगे थे। तो इस तरीके से राजस्थान में जो उठापटक है वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से मायावती ने अपने 6 विधायकों के जो कांग्रेस पार्टी में विलय हुआ था उसको लेकर हाई कोर्ट में पिटीशन लगा रखी है और हाई कोर्ट ने उनसे सवाल भी किया था कि 6 महीने तक आप कहाँ थे और 6 महीने तक आप कैसे सोते रहे। तो इसको लेकर बसपा ने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया और उन्होंने कहा कि हम सही तरीके से इस पूरे के पूरे मामले में और बीच में जैसा कि कोरोना चल रहा था इस वजह से देरी हुई है, लेकिन हम अभी भी मानते हैं कि वो विधायक हमारी पार्टी का हिस्सा है और कांग्रेस ने उन्हें असंवैधानिक तौर पर अपनी पार्टी में शामिल किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई याचिकाएं लगाई जा चुकी है। मदन दिलावर की याचिका पहले से पेंडिंग है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब जब दोबारा से स्पीकर सीपी जोशी की स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई है तो उसके बाद कपिल सिब्बल अब क्या नए नए तर्क देने की कोशिश करते हैं। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने सभी पुराने नेताओं को राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ बोलने के लिए लगा दिया था, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा था और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन संविधान के प्रावधानों के तहत ही वो कार्रवाई करने के लिए बार बार जो विशेष सत्र बुलाने की मांग थी उसको ठुकरा रहे थे, क्योंकि विशेष सत्र के लिए उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर आपको विश्वास मत के लिए विशेष सत्र बुलाना है तो उसको बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी हो सकती है, 21 दिन के नोटिस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे कारणों से ऐसा कर रहे हैं तो आपको कारण स्पष्ट करने पड़ेंगे और उसके लिए 21 दिन का नोटिस जरूरी है, क्योंकि सभी विधायकों को स्वतंत्र रूप से उसमें हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये विधायक कितने ज़्यादा स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएंगे ये तो इसी बात से
पता चलता है कि जो फेयरमाउंट होटल है जयपुर का, जो कि सीधे तौर पर अशोक गहलोत के करीबियों का बताया जाता है, उसमें उनको बंदी बनाकर रखा गया है, उनको बाड़ाबंदी में रखा गया है और तमाम विधायक उस बाड़ाबंदी से बाहर जाने की फिराक में लगे हुए हैं। अब यह देखना होगा कि क्या 14 अगस्त जब विधानसभा सत्र की घोषणा हो चुकी है तो क्या अशोक गहलोत उन विधायकों को स्वतंत्रता से और खुले में सांस लेने की आज़ादी देंगे, या फिर वो अभी और 20 दिन के करीब उन्हें बंदी बनाकर बाड़ाबंदी के अंदर रखेंगे, जो कि एक तौर पर संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। संविधान में जो बात कही गई है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की या फिर जो दूसरे मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका हनन करते हुए राजस्थान सरकार स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, इसका विरोध बसपा भी कर रही है और तमाम निर्दलीय विधायक भी इस बात से परेशान हैं कि उन्हें वहां पर बंदी बनाकर रखा गया है, जबकि वो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के पास भी वो जा नहीं पा रहे हैं और कोरोना की महामारी में जो जनता अपने जनप्रतिनिधियों से उम्मीद रखती है उसको भी पूरा कर पाने में वो असमर्थ है। चूंकि जो लंबी अवधि मिली है विधानसभा सत्र बुलाने के लिए, तो अशोक गहलोत और उनकी पूरी टीम पर यह दबाव भी होगा कि वो जल्दी से जल्दी इन विधायकों को अपने पक्ष में मना पाएं, क्योंकि बाड़ाबंदी का जो असर है वो बहुत ज़्यादा विपरीत पड़ता जा रहा है। जिस तरीके के बयान आए थे प्रताप सिंह खचरियावास और हरीश चौधरी के, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर राज्यपाल ने तीसरी बार प्रस्ताव को खारिज कर दिया तो वो केंद्र सरकार से गुहार लगाएंगे कि वो उन्हें सीआरपीएफ भेजकर जेल में डलवा दे, हमें जेल में जाना मंजूर है लेकिन इस तरीके से दबाव में रहना मंजूर नहीं है। शायद उन्होंने चेतावनी देने की कोशिश की थी अशोक गहलोत को और यही वजह रही कि बार बार जो पिछले 1.5-2 हफ्ते में देखने को मिला है कि अशोक गहलोत 4 बार राज्यपाल से मिल चुके हैं, उसके अलावा 4 बार ही कैबिनेट की मीटिंग कर चुके हैं और 5वीं बार फिर से आज मीटिंग हो रही है कैबिनेट की। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से राजस्थान की सरकार संकट में आ चुकी है और उसे संकट से बाहर निकालने की नाकाम कोशिश करते हुए जो पुराने जादूगर हैं अशोक गहलोत बार बार असफल होते दिखाई दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।